नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको वाइट कॉलर क्राइम पढ़ाने वाला हूँ। यदि आप एलएलएम के स्टूडेंट हैं या फिर एलएलएम में पढ़ने की चाहत रखते हैं, तो यदि आप क्रिमिनल सब्जेक्ट एलएलएम में लेते हैं तो आपको वाइट कॉलर क्राइम क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आप एलएलएम के स्टूडेंट हैं या भी आप नहीं भी है, आम स्टूडेंट है या फिर आम जनता है, तो आप वाइट कॉलर क्राइम को समझ सकते हैं। इससे क्या अपराध हैं तथा यह समाज को कैसे प्रभावित करता है, देश को किस रूप में खोखला करता है या फिर देश को कैसे प्रभावित करता है। तो आपको आज मैं व्हाइट कलर क्राइम अर्थात सफ़ेदपोश अपराध इसे कहा जाता है, इसका मैं मेंस तथा इंटरव्यू पर्पज से पढ़ाने वाला है। ओके, तो इसमें क्या क्या पढ़ाऊँगा, तो इसमें आपको मैं आज ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा व्हाइट कलर क्राइम की परिभाषा तथा इसका वर्गीकरण, साथ साथ भारत में व्हाइट कलर क्राइम अर्थात भारत में सफ़ेदपोश अपराध किस किस रूप में विद्यमान है तथा सफ़ेदपोश अपराध तथा रूढ़िगत अपराध अर्थात सामान्य जो अपराध है उसमें अंतर तथा इसके प्रति न्यायिक विधान अर्थात व्हाइट कलर क्राइम में प्रमुख कौन कौन सा केस है उसको बतलाऊँगा तथा इसी साथ ही साथ इसकी रोकथाम के लिए उपाय तो भी बताना आवश्यक होता है ना, इसके लिए क्या क्या उपाय हो वो भी मैं आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ, रोकथाम व्हाइट कलर क्राइम का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से मैं आज शुरू करता हूँ। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, यदि आप पेशेंस रखें तो देख सकते हैं, व्हाइट कलर क्राइम को पूरी तरह समझ सकते हैं कि क्या है व्हाइट कलर क्राइम। ओके, तो मैं आपको बतला दूँ, यदि इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया जाए तो क्या आता है। तो ऐतिहासिक रूप से देख लिया जाए तो सर्वप्रथम सदरलैंड ही ऐसा व्यक्ति थे, E.H. सदरलैंड, जिन्होंने क्या किया था 1941 के आसपास में, 1941 के आसपास में क्या किए थे, व्हाइट कॉलर क्राइम को अर्थात सफ़ेदपोश अपराध की अवधारणाओं को प्रतिस्थापित किए थे। इससे पहले व्हाइट कॉलर क्राइम की तौर पर ऐसा कोई अपराध नहीं था। सामान्य तौर पर अपराध तो विद्यमान है हमेशा, लेकिन उसकी ज्ञान नहीं थी। ओके, सामान्य तौर पर व्हाइट कॉलर क्राइम क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो उनकी नैतिकता या फिर ईमानदारी में विश्वास नहीं रखते हैं, जो बिना जोखिम उठाए क्या करते हैं, अधिक धन अर्जित करने की चाहत रखते हैं तथा अनुचित रूप से कार्य करते हैं। ये सभी अपराध आपको व्हाइट कलर क्राइम में आ जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से अपराध आते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, इसके अंतर्गत आपको आ जाता है झूठे और कपटपूर्ण विज्ञापन, दुर्व्यवदेशन, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के नियम, ये सभी अपराध आपको क्या आ जाते हैं, व्हाइट कलर क्राइम के अंतर्गत आ जाते हैं। ओके, तो यदि देख लिया जाए, सदरलैंड जो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने व्हाइट कलर क्राइम को बताया अर्थात सफ़ेदपोश अपराध को बताया, तो इन्होंने सफ़ेदपोश अपराध के संदर्भ में सामान्य अपराध को ब्लू कलर क्राइम कहा। सफ़ेदपोश अपराध को तो व्हाइट कलर क्राइम कहा ही, जबकि अन्य अपराध को ब्लू कलर क्राइम की संज्ञा उन्होंने दिया। ये अपराध सामान्य तौर पर उनके अनुरूप, मतलब सदरलैंड के अनुरूप, मेरे अनुरूप नहीं, उनके अनुरूप सामान्य तौर पर यह उचित एवं उच्च एवं सामाजिक रूप से संपन्न वर्गों द्वारा ये अपराध किया जाता है, जो व्यापारिक कार्य के दौरान किया जाता है, अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। ओके, तो इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैं देख लेता हूँ कि सदरलैंड ने क्या कहा। तो सदरलैंड ने क्या कहा था, तो इन्होंने यही कहा था कि जो मैंने बताया वही कहा है, अर्थात इन्होंने यही कहा है कि चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। तो क्या है नेक्स्ट में, इसकी डिफिनीशन देख लेता हूँ, अर्थात व्हाइट कलर क्राइम की डिफिनीशन क्या है। तो सदरलैंड के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, सदरलैंड के अकॉर्डिंग, समाज के सम्मानित तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा उनके व्यवसाय के दौरान किया गया अपराध है व्हाइट कलर क्राइम अपराध आ जाता है। जबकि डॉक्टर वॉल्टर रेकलेस के अनुसार ये अपराध उन व्यापारियों के व्यापारिक अपराधों का प्रतिनिधित्व करता है जो व्यापार की गतिविधियों एवं नीतियों का निर्धारण करता है। यह हो गया डॉक्टर वॉल्टर रेकलेस के अकॉर्डिंग व्हाइट कलर क्राइम की डिफिनेशन। जबकि गोस्वामी की, जो कि भारत के हैं,
इनके अकॉर्डिंग व्हाइट कॉलर क्राइम की डिफिनेशन देख लिया जाए तो इन्होंने बताया है कि सफ़ेदपोश अपराध समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा आवश्यकताएं के लिए नहीं अपितु लाभ के कारण किया जाता है। आवश्यकता के लिए नहीं, किसके लिए किया जाता है, या लाभ के लिए किया जाता है। ओके, तो इसको किसकी स्वरूप में रहता है, तो यह सफ़ेदपोश अपराध आपको स्वरूप में रहता है या समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक पर यह प्रभावित रहता है व्हाइट कॉलर क्राइम अर्थात सफ़ेदपोश अपराध। यह अपराध यह ऐसा रहता है कि इससे अपराधियों को बच निकलने का अनेक कारण भी रहता है। इसमें होता है क्या, अपराधी के पास स्वयं क्या होता है, पीड़ित व्यक्ति पहुंचता है कि मेरा काम कर दीजिए रिश्वत लेकर के या फिर पैसा लेकर के या फिर अवैध रूप से मेरा कार्य कर दीजिए। यह अपराध यदि देख लिया जाए तो अमेरिका में 1992 के संदर्भ में या फिर 1993 के आसपास अमेरिका में अपराध इतना बढ़ गया था कि वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा क्या किया गया था, 1945 के आसपास, तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा अमेरिका के न्यायालय में कहा गया था कि आप क्या करें, कस्टमर के जो सचेत का जो सिद्धांत है कि यदि कोई माल आता है तो उस समय कोई खराबी होती है तो कस्टमर के जो सचेत का सिद्धांत है इस नियम को लागू ना कीजिए। उस समय अपराध इतना बढ़ गया था, क्रेता सचेत के सिद्धांत को लागू नहीं किया। ये आपको उस वक्त कहा गया था अमेरिका में कि व्हाइट कॉलर क्राइम बहुत ही अपनी अंतिम चरण पे था। तो उस दौरान बोला गया था कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा कहा गया था कि आप न्यायालय से कि आप क्रेता सचेत का सिद्धांत नहीं लागू कीजिए। क्रेता सचेत का सिद्धांत क्या है, तो वही है कि यदि किसी यदि कोई आइटम है, सपोज उसमें कोई डिफॉल्ट है या फिर उसमें एक्सपायर हो चुका है सामान है, फिर उसमें कोई गुणवत्ता नहीं है, तो उसमें क्या होता है, क्रेता को देखना होता है कि नहीं ये सामान खराबी है इसीलिए इसका कंप्लेन किया जाए, परंतु उसमें क्या क्रेता सचेत का सिद्धांत लागू नहीं किया जाना। यह उस वक्त के राष्ट्रपति द्वारा कहा गया था 1930 या फिर 1933 के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा यूएसए के राष्ट्रपति द्वारा कहा गया था। ओके, तो उस वक्त यूएसए के एक विधिवेता भी थे डॉक्टर वाल्टर टेकलेस, जिन्होंने क्या कहा था, यही कहा था कि सफ़ेदपोश अपराध समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा आवश्यकता के लिए नहीं अपितु क्या लोभ के लिए किया जाता है। ओके, तो उसके संदर्भ में उसके आसपास देख लिया जाए तो 1992 का भारत का भी मामला है, तो क्या है उसमें हर्षद मेहता कांड, जो कि भारतीय शेयर बाजार के लिए बहुत ही संतुलन गड़बड़ करने का मामला है। इस पर एक वर्तमान में लगभग 1-2 साल के आसपास कोई मूवी भी बनी है, यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। क्या है उनका, अभिषेक बच्चन जी का मूवी बना हुआ है, शारदा हर्षद मेहता कांड पर एक मूवी बना हुआ है। ओके, तो फिर आपको मिलता है इसका एग्जाम्पल 1995 में भी कल्फर फिंगर का एक कांड हुआ था यूएसए में, इंडिया में कांड हुआ था, वो एक वाइट कलर क्राइम से। ओके, तथा आपको सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अमेरिका में भी उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति के शासनकाल में कौन थे राष्ट्रपति सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, तो राष्ट्रपति ट्रूमैन थे। उनके कार्यकाल में क्या हुआ था, विश्व युद्ध के समय क्या हुआ था, रॉकेट खरीदने में फ्रेंडशिप रैकेट के नाम से क्या हुआ था, व्हाइट कॉलर क्राइम किया गया था, वाशिंगटन में किया गया था। ओके, इसके में विश्व युद्ध के दौरान देश के प्रति व्यापारियों की लापरवाही तथा गैर जिम्मेदारी की कहानी पर्दाफाश की गई थी। आपको कब, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान फ्रेंडशिप रॉकेट बहुत ही चर्चित मामला सभी के संदर्भ में आता है। इसके साथ देख लिया जाए तो व्हाइट कॉलर क्राइम एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह होती है कि कभी कभी समाज के व्यक्ति स्वयं ही जानबूझकर या अनजाने में इसके घटित होने में योगदान करते हैं। अनेक बार किसी वस्तु की सप्लाई कम होने पर अनेक बार अपना काम करवाने की नीयत से लोग स्वयं ही लोक सेवक के पास जाते हैं और रिश्वत देते हैं कि पैसा ले लीजिए मेरा काम कर दीजिए। ये सभी बातें आपको व्हाइट कॉलर क्राइम के अंतर्गत आ सकता है। ओके, तो व्हाइट कॉलर क्राइम आपको बहुधा तथा प्रज्ञावान तथा कुलीन दूरदर्शी तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जबकि हिंसा का अपराधी सामान्य तौर पर समाज के निम्न वर्ग द्वारा किया जाता है।
परंतु सदरलैंड क्या है, इससे सहमत नहीं है। मतलब उनका कहना मुख्य तौर पे यह नहीं है कि केवल समाज में जो अपराध होता है, सामान्य अपराध है, केवल सामान्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ये तो असामान्य व्यक्ति भी द्वारा भी किया जाता है, अर्थात संपन्न व्यक्तियों द्वारा भी हत्या, मर्डर किया जाता है, रेप जैसे अपराध भी किया जाता है। परंतु वाइट कॉलर क्राइम केवल ऐसा नहीं है कि केवल प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा ही किया जाए, ये क्या होता है, अन्य सभी व्यक्तियों द्वारा भी किया जाता है। ओके, सदरलैंड के अकॉर्डिंग, ना कि मेरे अकॉर्डिंग बातें मैं बतला रहा हूँ। ओके, तो क्या देख लेते हैं, वाइट कॉलर क्राइम को वर्गीकरण देख लेते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो इसके मुख्य तौर पर देखा जाता है तो मुख्य तौर पर इसे तीन या चार भागों में बांटा जाता है। तो पहला भागों में आपको बताया जाता है किस, तो तदर्थ सफेदपोश अपराध, अर्थात एडहॉक क्राइम के तौर पर इसे बांटा जाता है। तो एडहॉक क्राइम से आपको स्पष्ट हुआ होगा, यदि आप लॉ के स्टूडेंट है, यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हुए हैं, तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 147 सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस का प्रदान करता है। ओके, तो चलिए मैं इस पर आता हूँ। तदर्थ सफेदपोश अपराध, इसमें आ जाता है आपको वैकल्पिक रूप से सफेदपोश अपराध आ जाता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, अपराधी अपना उद्देश्य अपनी अपराध को लक्षित व्यक्ति के समक्ष आए बिना ही क्या करता है, वो अपराध साथी कर लेता है। अर्थात वह जो अपराध करना चाहता है अपराधी, वह क्या करता है, अपराध अर्थात पीड़ित व्यक्ति के समक्ष आए बिना भी क्या कर लेता है, वह अपराध कर लेता है। जैसे कि कंप्यूटर पर हैकिंग हो गया, या फिर क्रेडिट कार्ड संबंधित अपराध हो गया, या फिर कपट हो गया, या फिर टैक्स चोरी, यह अपराध आपको एडहॉक अर्थात तदर्थ सफेदपोश अपराध की श्रेणी में आ सकता है। ओके, जबकि आपको दूसरा अपराध देखा जाए, दूसरी क्लासिफिकेशन, इसमें न्याय भंग या फिर विश्वास भंग पर आधारित सफेदपोश अपराध आ जाता है। इसमें कौन कौन सी बातें आ जाती हैं, इसमें आपको आर्थिक गबन, भीतरी गबन, कूटरचिता, वेतन देहक आदि इसमें आ जाता है। आपको न्याय भंग तथा विश्वास भंग सफेदपोश अपराध में ये आपको आ जाता है। ओके, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, उच्च पद या उच्च स्तरीय व्यक्ति द्वारा उनके पदासीन के दौरान किया गया अपराध, ये सभी आ जाते हैं। तो इसमें देखा जाता है तो इसमें अपराधी का अपराध करने का कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है, लेकिन अपने पदीय कार्य के संबंध में उसे ऐसा अवसर दिखाई देता है कि वह अपराधी कार्य करके त्वरित धन कमा सकता था, थोड़ा देर में ही वह अमीर बनने की चाह, ऐसे नहीं अमीर बनने की चाह, अमीर कहने से तात्पर्य है कि थोड़ी समय में वह ज़्यादा धन कमाने की इच्छा रखता है। ओके, तो इस पर आपको देख सकते हैं 2G कांड हुआ है, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ है, बिहार में चारा घोटाला, ये सभी बात है, या फिर शारदा कांड 2014 का, ये सभी मामले आपको ये तीसरे क्लासिफिकेशन में आ जाता है, उच्च पद या उच्च स्तरीय व्यक्ति द्वारा उनके पदासीन के दौरान किया गया कार्य। जबकि चौथा क्लासिफिकेशन में इसमें आ जाता है आपको व्यापारिक गतिविधि के अंग के रूप में कारित सफेदपोश अपराध। इसमें आपको कॉपीराइट, ट्रेडमार्क का उल्लंघन तथा पेटेंट की चोरी आदि आपको आ जाती है इसके अकॉर्डिंग। ओके, तो नेक्स्ट क्या आ जाता है, तो भारत में अब देखते हैं कि भारत में व्हाइट कॉलर क्राइम कहाँ तक भारत में प्रभाव रखता है। ओके, तो भारत में आपको रखता है कहाँ पर रखता है भारत में व्हाइट कॉलर क्राइम। ओके, तो भारत में यह होता है आपको जमाखोरी के तौर पर देखा जाता है, काला बाजारी में मिलावट के तौर पर, काला धन, करों की चोरी, चिकित्सा सेवा में सफेदपोश अपराध, आपको अभियांत्रिक व्यवसाय के रूप में, विधि व्यवसाय के रूप में, शैक्षणिक क्षेत्र में, कंप्यूटर जगत में तथा कंप्यूटर जनित व्यापार जगत में भी ये सभी प्रभाव रखता है। तो इसको यदि विस्तार से देखा जाए तो थोड़ी थोड़ी करके मैं इसको बता दूंगा। ओके, तो क्या देख लिया जाए, ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम है केवल भारत के लिए नहीं बल्कि यह एक विश्वव्यापी समस्या बन चुका है। ओके, इस पर आपको एक संथानम समिति की रिपोर्ट आई हुई थी, इसमें बताया गया था कि सफेदपोश अपराध भारत के लिए कितना दुखदायक है, फिर भारत के इकोनॉमी को कितना प्रभाव करता है। उस वक्त रिपोर्ट आया था, कब आया था, तो 1964 में व्हाइट कॉलर क्राइम पर संथानम समिति की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें प्रस्तुत किया गया था कि व्यापारी तथा उद्योगपति, ठेकेदार तथा आदियों द्वारा व्हाइट कॉलर क्राइम बृहद स्तर पर भारत में किया जाता है। ओके,
तथा इसके फलस्वरूप क्या हुआ था, भ्रष्टाचार निवारण हेतु एक आयोग गठित किया गया था 1964 में। तथा बाद में क्या किया गया यह कि इसे आईपीसी में भ्रष्टाचार निवारण हेतु एक अलग अध्याय जोड़ करके आईपीसी में इसे ऐड कर लिया गया। परंतु थोड़े समय के पश्चात क्या किया गया, 1988 में संसद द्वारा आईपीसी से अलग करके एक भ्रष्टाचार निवारण नामक अधिनियम बना दिया गया 1988 में। ओके, फिर क्या हुआ, फिर होना क्या था, उसी समय के आसपास 1963 में विपिन बोस जांच आयोग गठित किया गया था। विपिन बोस जांच आयोग गठित किया गया था आपको 1963 में। इसमें आपको डालमिया जन समूह द्वारा बड़े स्तर पर व्हाइट कॉलर क्राइम किया गया था, तो उसका पर्दाफाश किया गया। ओके, तो आपको पता ही होगा 1993 में हर्षद मेहता कांड हुआ है। 1996 में आपको क्या हुआ था, हवाला कांड हुआ है। 1996 में हवाला कांड हुआ है। ओके, तो चलिए इसे विशेष तौर पर थोड़ा करके देख लेते हैं हम, चूँकि ज़्यादा समय इस पर मैं व्यतीत नहीं करना चाहता हूँ। क्या है, पहला देख लेते हैं, जमाखोरी, कालाबाजारी एवं मिलावट। इसमें क्या होता है, मुख्य तौर पर किसी सामान का जो मेन सामान है उसकी मिलावट करना, तथा या फिर मार्केट में किसी मांग की डिमांड ज़्यादा हो तो उसे डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग माल को वो स्टॉक कर लेना। तत्पश्चात क्या होता है, प्राइस में डेवलप प्राइस बढ़ जाता है, तो उसके बाद क्या करता है, माल को बेचना, ऐसा भी आपको आ जाता है। जमाखोरी तथा कालाबाजारी संबंधित मामले में आ जाता है, जिससे मांग बढ़ जाता है तथा दाम अधिक होने लगता है। ओके, तथा काला धन में आपको पता ही है, काला धन में आपको अपनी कमाई का सही तरीके नहीं बता करके पैसे की चोरी के रूप में या कर की चोरी के रूप में भी होता है, जो कि विदेश के बैंकों में रखा जाता है। स्विट्जरलैंड ब्लैक मनी रखा जाता है, आपको पता ही है। तथा क्या होता है, या अपने देश के बैंक में न रख के दूसरे देश के बैंक में इसलिए रखता है क्योंकि टैक्स की चोरी वो कर सके, पैसा बचा सके। काला धन आपको जमीन, सोना आदि गहने के रूप में भी हो सकता है, जमीन भी हो सकता है, सोना या फिर गहने अन्य रूप में भी हो सकता है। 2016 में ये के नोटबंदी हुआ था, तथा आपको 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। इसके उपरांत कोशिश किया गया कि बड़े स्तर पर काला धन को रोका जाए, लेकिन कुछ स्तर पर सफलता भी मिली और असफलता भी देखना पड़ा। तथा देख लेते अब क्या है, करों की चोरी। तो करों की चोरी भारतीय कराधान संबंधित विधियों की जटिलता के कारण बहुत ही आम जनता समझ नहीं पाता है कि कर कितनी मात्राओं में देना है तथा किस मात्रा में कर को नहीं देना। इसीलिए मुख्य तौर पर कर चोरी भारत में किया जाता है। इसका यह भी जवाब हो सकता है दूसरे तौर पर कि व्यापारी या फिर उद्यमी, डॉक्टर या फिर अधिवक्ता या फिर इंजीनियर, ठेकेदार या फिर अन्य प्रमुख व्यक्तियों द्वारा, प्रमुख पद पर पदासीन व्यक्तियों द्वारा कर को बहुत मात्रा में चोरी किया जाता है। तो आम पब्लिक क्या करे। मुख्य समस्या यह भी है कि व्यवसाय को निश्चित आय के बारे में बताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कौन ठेकेदार कितना पैसा कमाया, कौन अधिवक्ता कितना पैसा कमाया, फिर डॉक्टर कितना कमाया। यह सैलरी रहता तो फिक्स रहता ना, इसका सैलरी है तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगता है, परंतु इसके इनकम तो फिक्स नहीं रहती है, तो इसीलिए इस पर टैक्स लगा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, करों की चोरी कर लेते हैं। इस पर एक केस आया हुआ था, इस पर कौन सा केस था, हाँ इस पर एक केस आया हुआ है, आर के गर्ग बना भारत संघ का मामला, यह 1982 का मामला है, कर चोरी से संबंधित मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बियर ब्राउन को चुनौती दिया तथा इसके तहत क्या किया था, स्पेशल बियर एक्ट 1981 को संवैधानिकता को चुनौती दिया। वादी ने इसमें कहा था कि इस अधिनियम में जो बियर ब्रांड है अर्थात काला धन को कर देकर श्वेत धन में परिवर्तन करने का जो प्रावधान है, इसमें कर को चोरी को बढ़ावा दिया जाता है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इसे संवैधानिक मानते हुए कहा कि नहीं, इस अधिनियम के बनाने का उद्देश्य विधायिका का यह है कि देश में छुपे काले धन को निकालना तथा जिससे राजस्व की क्षति से बचाया जा सके। दूसरे तौर पर यह बोला जा सकता है, फिर यह कहा जा सकता है कि यदि आपके पास ब्लैक मनी है तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ टैक्स के रूप में पैसा देकर के उसे आप व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को लेकर के एक एक्ट बनाया गया था, ओके, स्पेशल बियरर एक्ट 1981। तो इसी को केस किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, यह क्या अधिनियम है, यह वैध है, यह इसीलिए वैध है कि विधायिका का यह उद्देश्य है कि
देश में छुपे कालाधन को निकाला जाए तथा जिससे राजस्व की नुकसानी होने से बचाया जा सके। ओके, भ्रष्टाचार के मामले में इसे जांच के लिए भी लोकपाल नियुक्त किया जाना, ये आपको आ जाता है किसमें, तो कर चोरी के अकॉर्डिंग आ जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट देख लिया जाए चिकित्सा व्यवसाय में सफेदपोश अपराध अर्थात मेडिकल क्षेत्र में चिकित्सा अपराध। देखिए ये आपको क्या हो गया, कर चोरी वाला हो गया, कालाधन भी हो गया, जमाखोरी तथा कालाबाजारी भी ये भी हो चुकी है, ये अभी आपको हो रहा है चिकित्सा क्षेत्र में सफेदपोश अधिकार अर्थात मेडिकल की लाइन में किसके स्वरूप में सफेदपोश अपराध विद्यमान है। यह आपको देखा जाता है अवैध रूप से लैंगिक संभोग जो मिडिल एज में जो हो जाता है, यंगर एज में जो हो जाता है, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, जो गर्भपात कराना पड़ता है, तो इसके लिए क्या होता है, ये तो वैध है नहीं गर्भपात कराना, तो अवैध रूप से जांच करके गर्भपात कराया जाता है मनमाने तौर से पैसे लेकर के, या फिर अवैध गर्भपात करा जाता है। या फिर ऐसा अपराध जो अपराधी है जो जिसने चोरी किया फिर मर्डर किया वो घायल हो चुका हो, तो सरकारी हॉस्पिटल में न जा कर के, वहाँ पर तो पुलिस कंप्लेन हो जाती है, तो अवैध रूप से निजी क्लिनिकों में जा कर के क्या करना, अधिक पैसा दे करके अपना इलाज करवाना तथा प्रसव पूर्व क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी के समय में क्या हो जाता है, अपने बच्चा को जन्म मतलब देने से पहले ही पता करना कि ये बेटा है कि बेटी, चूँकि ये भी एक व्हाइट कॉलर क्राइम को बढ़ावा दे सकता है कि यदि वंशज को आगे बढ़ाने के लिए केवल बेटा ही आवश्यक है, ये भी देखा जाता है, ये भी एक व्हाइट कॉलर क्राइम को बढ़ावा देने के लाइन में आ जाता है। या फिर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो तो ये आप क्या हो, मेडिकल लीव चाहिए, तो आपकी तबीयत तो खराब हुई नहीं है, लेकिन क्या क्या डॉक्टर से लिखवा लिए से मेरी तबीयत खराब है इसलिए हमको मेडिकल छुट्टी चाहिए, तो मेडिकल छुट्टी मिल जाता है। तो क्या होता है, केवल डॉक्टर द्वारा क्या किया जाता है, अपने पसंदीदा जांच घर में ही जांच लिखा मतलब भेजा जाता है, इस पेशेंट को इसी में जांच होगा, या फिर इस पेशेंट को इसी डॉक्टर के जो दवा के दुकान होते हैं उसी से दवा मिलना, ये सभी आपको क्या जाता है चिकित्सा क्षेत्र में व्हाइट कॉलर क्राइम को बहुत ही विद्यमान तौर पर देखा जा सकता है। तो औषधि से संबंधित जो विज्ञापन भी टीवी पर दिखाया जाता है ये भी गलत रूप से रहता है, केवल पैसा कमाने के पर्पज से रहता है तथा जनता को गुमराह किया जाता है, ये सभी आपको आ जाते हैं किसे, चिकित्सक के क्षेत्र के रूप में मेडिकल लाइन के तौर पे व्हाइट कॉलर क्राइम किस हद तक विद्यमान है उसमें आ जाता है। ओके, जबकि नेक्स्ट आ जाता है अभियांत्रिक व्यवसाय। अभियांत्रिक व्यवसाय के तौर पे देख लिया जाते हैं तो इसमें आपको आ जाता है अनुचित रूप से किसी ठेकेदार द्वारा गलत कार्य किया जाना तथा उसका पैसा निकलवा लेना, या फिर सड़क का निर्माण अधूरा हो, पुल नाला भवन आदि का निर्माण साठगांठ तौर से करना, उसका अधूरा निर्माण करके पूरा पैसा क्या करना सरकार से निकलवा लेना, या फिर पूरा पैसा हजम कर लेना, जिसका परिणाम स्वरूप यह होता है कि क्या होता है, एक्सीडेंट होती है, सड़क की गुणवत्ता खराब होती है, फ्लाईओवर है तो समय से पहले गिर जाता है, पुल का जो निर्माण होता है तो जो गुणवत्ता चाहिए वो गुणवत्ता में उसका निर्माण नहीं होता है, बहुत जल्दी क्या होता है वो खराब पड़ जाता है। ओके, चलिए इसके साथ ही साथ अगला टॉपिक आ जाता है आपको विधि व्यवसाय अर्थात लीगल क्षेत्र, यह हम लोगों का क्षेत्र आ जाता है। इसमें भी क्या है, इसमें भी अपराध विद्यमान है, ऐसा नहीं है कि हम लोग का क्षेत्र जो लॉ का क्षेत्र है वो बचा हुआ है, इसमें भी विद्यमान है। तो कैसे विद्यमान है चलिए इसको देख लेते हैं। ये मतलब कि कोई व्यक्ति विशेष पर अपना न ले, ये जनरली कहा जाता है कि अपराध है, ऐसा नहीं कि कोई मेडिकल का लाइन है तो सभी डॉक्टर ही व्हाइट कॉलर क्राइम मतलब अपराधी हो जाते हैं, या फिर इंजीनियर है तो सभी अपराधी हो जाते हैं, मुख्य तौर पर सभी के लिए नहीं। ओके, जो केवल अपराधी है उसी के लिए कहा जा रहा है, कोई अपना व्यक्ति विशेष पर ना ले ले, समझ गए। तो चलिए विधि के क्षेत्र में भी देख लेते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि सभी लॉयर या फिर सभी जजेस जो होते क्या होते हैं वह अपराधी होती है, केवल अपराधी जो अपराधी है उसी को बताया जा रहा है। ओके, तो क्या होता है विधि के क्षेत्र में, तो मैं बता दूं, एक समय था पहले जब कहा जाता था कि विधि क्या है, एक प्रतिष्ठा का व्यवसाय माना जाता है, परंतु वर्तमान में इसकी गरिमा गिर गई है। तो कैसे गिर गई है, गिर गई है इसलिए क्योंकि विधि के सही रूप से शिक्षण का अभाव है, फिर क्या है मुवक्किल के प्रति जो होता है गलत व्यवहार किया जाना, इसकी प्रतिष्ठा कम होने का मुख्य कारण हो सकता है। आजकल क्या होता है, झूठा साक्ष्य दिलवाने के लिए गवाह खरीदा जाता है तथा गवाह को हॉस्टाइल किया जाता है, पैसा देकर साक्ष्य को तैयार किया जाता है, सभी आपको नोटरी के माध्यम से झूठे हलफनामा दाखिल करना,
तारीख पे तारीख लेना, वाद को लंबे समय तक खींचते रहना। यह घटना सामान्य तौर पर सिविल वाद में देखा जाता है, परंतु ये सभी आपराधिक मामले में भी अब देखने को मिल रहा है। वाद के दोनों पक्षकार का अधिवक्ता साठगांठ कर लेते हैं तथा केस को लंबा खींच लेते हैं। तो नोटरी के माध्यम से झूठे हलफनामा दायर करना, झूठे शपथ पत्र बनवाना, अपने वकील को जितवाने के लिए उसे पढ़ा सिखा कर भेजाना तथा अपने कोर्ट में बात कहवाना जो वकील का वही कहा हो। ये सभी बातें आ जाती है आपको विधिक व्यवसाय के क्षेत्र में व्हाइट कॉलर क्राइम। ऐसा नहीं कि सभी विधि अधिवक्ता ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ ही अधिवक्ता हैं जो ऐसे, सभी ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको आ जाता है शैक्षणिक क्षेत्रों में सफेद अर्थात एजुकेशनल लाइन में क्या कहाँ पर यह विद्यमान है। एजुकेशनल लाइन में देख लिया जाए तो यह अवैध रूप से आपको कोचिंग में तथा प्राइवेट स्कूल में यदि जो कोचिंग पढ़ा रहे होते हैं सामान्य तौर पर देखा जाता है वो अच्छे इनकम भी कर लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि जो सरकारी नौकरी करते हो कोचिंग नहीं कराते, वो भी कोचिंग कराते हैं, परंतु क्या करते हैं वो अपने बच्चे को, जो स्कूल के बच्चे होते हैं, बोलते हैं मेरे कोचिंग में आओ, मैं कोचिंग में मुझसे ट्यूशन लो, मुझसे कोचिंग लो, जबकि सरकार उसको सैलरी देती है कि नहीं तुम स्कूल में पढ़ाओ और अच्छे से पढ़ाओ। परंतु क्या होता है यह विद्यार्थी से पैसा वसूला जाता है कि मेरे ही कोचिंग में आओ। प्राइवेट स्कूल क्या करता है उसे अनुदान दिया जाता है कि गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए, परंतु वो क्या करता है प्राइवेट स्कूल वाला अनुदान नहीं देता तथा फीस बढ़ा के रखता है। उसका भी होता है ड्रेस कोड है, बुक है तो पार्टिकुलर उस दुकान से ही लेना, मेरा बुक है, ड्रेस है तो वहीं से ड्रेस लेना, कहीं अन्य से ड्रेस नहीं दिया जाएगा तुमको, या फिर स्कूल में ही ड्रेस दिया जाता है। ये सभी बातें आपको आ जाती है व्हाइट कॉलर क्राइम में आ जाता है। मतलब शिक्षक के क्षेत्र में भी, शैक्षणिक क्षेत्र में भी व्हाइट कॉलर क्राइम बहुत ही विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि केवल व्यापार जगत में ही विद्यमान है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपको व्यापार जगत में देख लेते हैं। तो क्या है व्यापार जगत में, व्यापार जगत में तो स्टार्टिंग से ही कहा गया था, मुख्य तौर पर व्यापार जगत की बात चल रही थी। तो व्यापार जगत में आपको आ जाता है कि इसमें क्या आ जाता है, व्यापार जगत में झूठा विज्ञापन करना, सामान कुछ और बेचना कुछ और दिखाकर, कॉपीराइट का उल्लंघन करना तथा अनुचित श्रमिक देना, अर्थात जिसकी जितनी सैलरी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग सैलरी ना देना, लोक अधिकारियों को घूस देकर काम निकलवाना, खाद्य तथा पेय पदार्थ में क्या मिलावट करना तथा यह प्रकट करना कि नहीं ये मिलावटी सामान नहीं है, पूर्ण रूप से अच्छे सामान है। तो यह क्या है, आजकल तो ये भी है कि अब हवा, पानी और प्रकाश भी बिना मिलावट के मिलना दुर्लभ हो जाता है, दुर्लभ है, सामान्य तौर पर खा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रकाश मिलावटी है। हाँ भी मिलावटी भी तो है, जबकि प्रदूषण हो जाता है तो सनलाइट नहीं दिखता तो वो भी तो मिलावटी ही हो जाता है, लेकिन व्हाइट कलर क्राइम में वो नहीं आता है प्रदूषण, ठीक है। तो क्या जाता है, जैसे मिर्चा है तो मिर्चा पाउडर की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है चावल का भूसी मिला देता है, वो मिला करके बेच देता है, सभी व्हाइट कलर क्राइम में आ जाता है। छोटे छोटे समाज पर ये बातें आती है जो कि सामान्य तौर पर व्यक्ति देखते हैं परंतु इग्नोर कर लेता है, ये सभी क्राइम है, ये सभी आपको व्हाइट कलर क्राइम के तौर पे आ जाता है। ये बात अलग है कि इसे पुनिष्ट करने के लिए भारत में अभी पूर्ण रूप से वह कानून नहीं बना है क्योंकि व्हाइट कलर क्राइम के सभी रूप को दंडित कर सके, कुछ सीमाएं तक है, परंतु यह सभी रूप से भारत में अभी तक क्राइम के तौर पे नहीं देखा गया है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपको कंप्यूटर जनित सफेदपोश अपराध, कंप्यूटर जनरेटेड। तो क्या इसके अंतर्गत आपको आ जाता है साइबर अपराध आ जाता है, दूरसंचार सेवाओं की चोरी आ जाता है, औद्योगिक जासूसी आ जाता है, अश्लील लैंगिक सामग्री का प्रसारण, इंटरनेट पर धन राशि की धोखाधड़ी, बैंकिंग सेवाओं का दुरुपयोग, दूरसंचार में अवैध हस्तक्षेप आदि सभी आपको कंप्यूटर जनित सफेदपोश अपराध लाइन में आ जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी साइबर अपराध सफेदपोश अपराध हो, इसमें कुछ विशिष्ट अपराध भी सफेदपोश अपराध होते हैं, सभी साइबर क्राइम सफेदपोश अपराध व्हाइट कलर क्राइम नहीं होता। ओके, आतंकी गतिविधि भी आपको व्हाइट कलर क्राइम में आ जाता है कुछ लिमिट तक है। भारत क्या है, भारत में इसकी विधि बनाने के भी बहुत ही जरूरी है, मतलब व्हाइट कलर क्राइम को कंट्रोल किया जाना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, समय के साथ किया जाएगा तो ये भी अच्छी बात रहेगी। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली है क्या है, तो ये है कि सफेदपोश अपराध और रूढ़िगत अपराध में, रूढ़िगत अपराध से कहने का तात्पर्य है सामान्य अपराध, जो व्हाइट कलर क्राइम के
अलावा जो सभी अपराध चाहे सिविल चाहे क्रिमिनल हो, सभी अपराध को आप क्या देख लेते हैं, रूढ़िगत अपराध को देखते हैं और इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। ओके, तो क्या डिफरेंस है? तो व्हाइट कॉलर क्राइम क्या है? सामान्यतः या अधिक बुद्धिमान, स्थिरचित्त, विवेकशील व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जबकि सामान्य अपराध क्या होता है? सामान्य अपराध आपको किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सामान्य अपराध कम विवेकशील व्यक्ति द्वारा या फिर विवेकशील व्यक्ति द्वारा, सभी के द्वारा यह अपराध किया जाता है। ओके, तथा क्या होता है सामान्य, और क्या होता है ये व्हाइट कॉलर क्राइम? इसको पता लगा पाना कठिन होता है, क्योंकि बड़ी स्तर पर जब तक जांच नहीं होता है, या फिर जैसे कोई घोटाला ही ले लीजिए, शारदा चिट फंड का घोटाला ही ले लीजिए, तो स्टार्टिंग में तो पता नहीं चल रहा था ना, परंतु जब क्या हुआ, जब जांच हुआ तब पता चला से हाँ से व्हाइट कॉलर क्राइम हो चुका है। परंतु मर्डर हो, चोरी हो, डकैती हो या फिर अन्य कोई अपराध हो, सामान्य अपराध में यह सामान्य तौर पर पता चल जाता है कि हाँ अपराध हुआ है, परंतु यह पता नहीं चलता रहता व्हाइट कॉलर का। यह क्या होता है? यह अप्रत्यक्ष रूप में अपराध होता है। यह क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप में होता है, जबकि सामान्य अपराध क्या होता है? यह प्रत्यक्ष रूप में यह होता है। ओके, जबकि इसकी धारणाएं क्या है सामान्य अपराध की, मतलब नहीं व्हाइट कॉलर क्राइम की, जिसकी धारणा यह है कि यह संपन्न वर्ग द्वारा किया जाता है, जबकि ये क्या है? जबकि यह सुविधा रहित, अर्थात जो सुविधा में नहीं रहता है उसको सुविधा रहित कहा जाता है। सुविधा रहित व्यक्ति द्वारा किया जाना अपराध यह सामान्य अपराध के अंतर्गत आ जाता है। तो सफेद पोश अपराध में क्या आ जाता है? तो यह अपराधी की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचाए बिना अधिक आर्थिक लाभ पहुंचाता है। सफेद पोश अपराध में अपराधी की प्रतिष्ठा पर आघात नहीं पहुंचाता है, मतलब आघात पहुंचाए बिना क्या कहता है? अधिक आर्थिक लाभ करना था। जबकि इसमें क्या होता है सामान्य अपराध में? इसमें सामान्य रूप से कोई अपराध नहीं होता। ओके, तो क्या होता है? अपराधी के पास, व्हाइट कॉलर क्राइम में देख लेता हूँ, अपराधी के पास प्रतिकारित व्यक्ति स्वयं आता है, अर्थात अपराधी के पास जो पीड़ित व्यक्ति होता है स्वयं जाता है, लो तुम अपराध करो, अर्थात तुम पैसा लो और मेरा अवैध रूप से जो काम है वो मेरा काम करो। ओके, चाहे वो मेडिकल के रूप में या फिर लॉ के रूप में या फिर बिजनेस के रूप में, किसी भी रूप में हो, यहाँ पर पीड़ित व्यक्ति स्वयं जाता है अपराधी के पास। ओके, अपराधी कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन समझने के लिए आप कह सकते हैं सफेद पोश अपराध में अपराधी के पास पीड़ित व्यक्ति स्वयं जाता है कि पैसा लो तुम अपराध करो। ठीक है, जबकि सामान्य अपराध में क्या होता है? अपराधी पीड़ित व्यक्ति के पास जाता है अपराध करने के लिए। अब किसी को हत्या करने के लिए उसके पास जाना होता है, मर्डर करने के लिए उसके पास जाना होता है, चोरी करने के लिए उसके पास जाना होता है, परंतु इसमें ऐसा नहीं है। इसमें पीड़ित व्यक्ति स्वयं जाता है उसके पास, अब बोलता है तुम अपराध करो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, समझने के लिए आप ऐसे बोल सकते। ठीक है, और क्या है? सफेद पोश अपराध में दुराशय प्रत्यक्ष रूप से विद्वान नहीं रहता है, फिर भी यह क्या होता है? आणविक दुराशय रहता है। ओके, जबकि इसमें क्या होता है? इसमें कुछ अपवादों के अधीन क्या होता है? दुराशय भी विद्यमान रहता है। ओके, कुछ अपवादों के अधीन दुराशय भी विद्यमान रहता है, ऐसा नहीं है कि केवल अपवाद। ओके, चलिए ये हो गया। ये क्या था इसमें? व्हाइट कॉलर क्राइम और सामान्य अपराध में अंतर था। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यह है कि इसके प्रति जो केस है, इम्पोर्टेंट जो बात है या फिर जो बोल सकते हैं न्यायिक रुझान बोल सकते हैं, इसमें क्या क्या प्रमुख न्यायिक रुझान या फिर प्रमुख क्या कौन कौन सा केस। ओके, तो मैं आपको बता दूं, लोग अपना काम निकलवाने के लिए क्या करते हैं? सफेद पोश अपराध को एक सरलतम साधन के रूप में देखते हैं। ये अपना चाहते हैं कि मेरा काम हो जाए, पैसा लो मेरा काम कर दो। तो ये सभी जो सोच है या फिर ये सभी विश्वास है या फिर ये सभी झिझक है, ये सभी क्या करते हैं? व्हाइट कॉलर क्राइम को बढ़ावा देने के तौर पे यह देखा जाता है। नहीं तो ऐसे ही अपराधी थोड़ी ना होता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि अपराधी स्वयं आता है पुलिस पास, यहाँ तो जाना पड़ता है। ओके, तो एक इस पर वाद था, तो कौन वाद था? तो इस पर एक प्रमुख वाद है, मैं आपको बतला दूँ, विनीत नारायण बनाम भारत संघ का एक वाद है। ओके, तो इस वाद में यह कहा गया था कि पहले यह वाद क्या था? ये बात यह था कि जो उच्च पदाधिकारी होते हैं, सरकारी ऑफिसर, तो उसमें क्या होता है? नॉर्मली सीआरपीसी के सेक्शन 197 के अधीन क्या होता है? सरकार के यदि कोई सेवक है तो उसको यह संरक्षण प्राप्त है, छतक सिद्धांत बोल सकते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती बिना सरकार की अनुमति के। परंतु इस केस में इससे कुछ भिन्न बातें कही गई।
इसमें क्या कहा गया था देख लेते हैं। ओके, तो विनीत नारायण बनाम भारत संघ, ये विनीत नारायण बनाम भारत संघ। ओके, तो इस बात में कहा गया था कि, या फिर इस बात में अब निश्चित किया गया था या फिर निर्धारित किया गया था कि अपर सचिव तथा उच्च पदाधिकारी के विरुद्ध ही कार्यवाही में अनुमति की आवश्यकता होगी, अन्यों के विरुद्ध नहीं। ओके, वो सामान्य तौर पर अन्यों के विरुद्ध भी बातें कर रहा था। ओके, एक बार फिर से बतला दूं, लोक सेवक द्वारा अपने पदों पर रहते हुए किए गए आपराधिक कार्य के लिए वाद संस्कृत करने हेतु सीआरपीसी सेक्शन 197 के दिन सरकार से अनुमति लेना आवश्यक था। ओके, परंतु इस केस में अर्थात विनीत नारायण बनाम भारत संघ के बाद में यह बोला गया था कि केवल अपर सचिव तथा उच्च पदाधिकारी के विरुद्ध ही कार्यवाही में क्या होता है, अनुमति चाहिए। ऐसे सभी पदाधिकारी में अनुमति लेंगे तो बस हो गया, केस पेंडिंग का पेंडिंग रह जाएगा, केस ही नहीं होगा। ओके, तो इसीलिए ऐसा नहीं किया गया। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हो गया आपको सुब्रमण्यम स्वामी बनाम डॉक्टर मनमोहन सिंह। ओके, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद तो आप लोग जान रहे होंगे। उसके बाद आपको जयललिता का भी मामला आप लोगों ने सुना होगा। ओके, हाँ हो सकता है मुख्य तौर पर उतना नहीं सुना हो, आंध्र प्रदेश सरकार बनाम पीवी रेड्डी का भी मामला सुना हो। अब इतना भी मत बोलिएगा कि मैंने नहीं सुना। चलिए मैं आपको बतला देता हूँ सुब्रमण्यम स्वामी वाला मामला। ओके, सुब्रमण्यम स्वामी वाला और क्या है डॉक्टर मनमोहन सिंह का मामला जो है। ओके, तो इस बात में अब निर्धारित किया गया था, तो क्या निर्धारित किया गया, इसमें यह निर्धारित किया गया था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के धारा 19 के अधीन लोक सेवक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण संस्थित करने हेतु सरकारी अनुमति देने हेतु 3 माह का जो समय सीमा निर्धारित है उसको कठोरता से अनुपालन किया जाए, यदि इसमें वृद्धि नहीं की जा सकती। ये बातें बताई गई थी आपको सुब्रमण्यम स्वामी नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद। ओके, जबकि अगला केस क्या है, अगला केस है आपको जयललिता बनाम भारत संघ का मामला। ओके, ये तो बहुत ही फेमस केस था, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, यदि फिर भी पता नहीं फिर भी मैं तो बता ही दूंगा। यह बात है आपको क्या है जयललिता से संबंधित, जो कि सीएम पद की रह चुकी है, तो कहाँ के, तो तमिलनाडु की। ओके, इसमें क्या था, इसमें मुख्य विवाद यह था कि मुख्यमंत्री जैसा पद उच्च पद था, उन्होंने क्या किया था, भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के बहुत ही मतलब भ्रष्टाचार किया था। ओके, तो इसमें मुख्य तौर पर क्या कहा गया था, कर्नाटक के हाईकोर्ट द्वारा इसमें यह कहा गया था, मुख्यमंत्री जैसे ऊंचे पदस्थ लोक सेवक अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो देश के लिए अभिशाप ही है। ओके, तो उस वक्त क्या किया गया था, उस वक्त आपको तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे, वर्तमान मुख्यमंत्री उस वक्त के, जयललिता को भ्रष्टाचार के रूप में गंभीर आरोप में दोषी पाया गया तथा क्या किया गया था, 1 सितंबर 2014 को कर्नाटक के विशेष अदालत स्पेशल कोर्ट द्वारा 4 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई। ओके, तथा जिसके विरुद्ध क्या किया गया था, उच्च न्यायालय में अपील किया गया था। तो उच्च न्यायालय में अपील के लिए अपील तो किया गया था, परंतु क्या हुआ, अपील में तो हुआ सजा कम कर दिया गया, परंतु उसके मुख्यमंत्री पद से उनका पद त्यागना पड़ा था, रिजाइन देना पड़ा। ओके, तथा अगला केस कौन है, अगला केस आया आपको आंध्र प्रदेश सरकार बना पीवी रेड्डी का मामला है आपको अगला केस आया। तो इसमें अभी निर्धारित किया गया था कि केवल शासकीय पदाधिकारी का ही समावेश न होकर सहकारी संस्था के कर्मचारी का भी समावेश हो। ये संस्थाएं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त, अनुदान प्राप्त और नियंत्रित होती है। बातें बताई गई थी आपको आंध्र प्रदेश के मामले में। ओके, इसमें लोक सेवक पद का व्याख्या किया गया। इसमें केवल शासकीय पदाधिकारी ही नहीं बल्कि सभी सहकारी संस्थाएं भी लोक सेवक के अकॉर्डिंग लोक सेवक के पद में आ सकता है। तथा मैं बता दूं आपको बिहार का है एक 940 करोड़ का घोटाला, चारा घोटाला, ये भी आपको पता होगा, मुख्यमंत्री रहते हुए भी किया गया था घोटाला लालू प्रसाद यादव द्वारा। ओके, चलिए, तथा इसमें थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसके रोकथाम के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। ओके, तो मुख्य तौर पर रोकथाम के लिए आखिर क्या उपाय किया जाए। ओके, रेमेडी क्या है रोकथाम के लिए, तो इसका प्रचार प्रसार किया जाए, ऐसे अपराध क्या है, आम पब्लिक सजग हो, सचेत हो तो ही इसका उपाय किया जा सकता है।
तो कैसे उपाय किया जा सकता है? इसके प्रचार के माध्यम से जनता के प्रति लोक चेतना जागृत करना पड़ेगा। तो इसमें साक्षरता संपन्न अच्छे से हो कि वो टीवी के माध्यम से देख सके, या फिर रेडियो, या फिर फिल्म, या फिर रंगमंच के माध्यम से इसके क्या किया जाए, गंभीर परिणामों से जनता को अवगत कराया जाए। तभी ही क्या होगा, इसकी रोकथाम का सही मायने में हो सकता है। ओके, तथा एक अन्य रोकथाम क्या हो सकता है? एक अन्य रोकथाम ये हो सकता है कि सफेद पोश अपराध की सुनवाई और विचारने के लिए विशेष अधिकरण अर्थात स्पेशल ट्रिब्यूनल का गठित किया गया तथा जिन्हें 5 वर्ष तक की सजा देने का अधिकार था हो, यह भी एक रोकथाम के अंतर्गत तौर पर देख सकता है। तथा इसमें क्या होता है, कठोर कानूनी प्रावधान होना चाहिए तथा दंड भी कठोर दिया जाना चाहिए। दंड देख करके भी क्या होते हैं, व्यक्ति अपराध करने से बचते हैं, परंतु क्या है, इंडियन जुडिशियल लॉ सिस्टम तो उतना कठोर है नहीं। दूसरा देख लिया जाए तो दूसरा आपको हो सकता है कि कठोर कारावास देने के बजाय क्या है, अर्थदंड दें। तथा सपोज यदि 1 करोड़ का वो घोटाला किया हो या फिर 1 करोड़ का व्हाइट कॉलर क्राइम किया हो, तो उसके डबल ट्रिपल 4 करके उसे फाइन किया जाए, तभी वह उसकी भरपाई हो पाएगी। ओके, अपराधी देश के लिए सबसे बड़ा घातक शत्रु व्हाइट कॉलर क्राइम देश की इकोनॉमी को पूरी तरह खोखले कर देते हैं, समझ गए। भले ही वो कितने कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों न हो, उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई किया जाना चाहिए, परंतु क्या होता है, नहीं होता। चलिए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट उपाय क्या। इसको क्या किया जाना चाहिए, व्हाइट कॉलर क्राइम से संबंधित एक अलग चैप्टर बना दिया जाना चाहिए, इसमें डिफिनेशन निकाल दिया जाना चाहिए इंडियन लॉ में। तो भारतीय दंड विधि में इसको एक अलग सेक्शन रख करके या फिर जहाँ भी हो उसको ऐड कर देना चाहिए। तो ये अपराध व्हाइट कॉलर क्राइम आता है, इसके पनिशमेंट इतनी होगी, इतनी सजा होगी, इतना जुर्माना होगा, सबको पार्टिकुलर सबको अलग कर दिया जाना चाहिए। तथा क्या किया जाना है, एक राष्ट्रीय निवारण अपराध निवारण आयोग का गठन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर जितना भी व्हाइट कॉलर क्राइम हो रहा हो, सबको क्या करना चाहिए, एक ट्रिब्यूनल के माध्यम से क्या करना चाहिए, एक आयोग के माध्यम से उसको दंडित करना चाहिए, फिर देश के प्रति प्रकट रखना चाहिए, तभी तो पता हो कि आम जनता की वाकई में अपराध हो रहा। ओके, ये बात बहुत ही विस्तार के तौर पे भी देखा जा सकता है। व्हाइट कॉलर क्राइम समाज के छोटे छोटे निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक विद्यमान है। यदि आप इसको अपने लोकली डे में देख सकते हैं तो क्या कर सकता है, यदि आप किसान हो या फिर आप बिजनेसमैन हो तो सभी स्तर पर व्हाइट कॉलर क्राइम हो सकता है। यदि आपको और भी लगता है कि आपको किस किस स्तर व्हाइट कॉलर क्राइम आप देख सकते हैं या फिर देख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी मत को या फिर वक्तव्य को आप साझा कर सकते हैं। ओके, तो क्या हो सकता है, जब तक व्यक्ति के चरित्र का निर्माण नहीं होगा, कि वो अपने देश के प्रति निष्ठा नहीं रखेगा, राष्ट्र की भावना नहीं होगी, ईमानदार व्यक्ति नहीं होगा, जब तक वो व्हाइट कॉलर क्राइम करता रहेगा, तो व्हाइट कॉलर क्राइम तो होता ही रहेगा। तो ये मेरा लास्ट वीडियो था, मतलब एलएलएम का नहीं, व्हाइट कॉलर क्राइम का लास्ट स्टेप तक पहुंच गए। तो यदि क्या आपका समय भी कीमती होगा, मेरी तरह आपका कीमती समय था, इसलिए आपने मेरे साथ साझा किया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।